हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का आधुनिक भारतीय इतिहास के नए सत्र में स्वागत करता हूं। जैसे कि पुराने सत्र से हम आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते रहे हैं, ठीक है। तो आज भी हम भारतीय आधुनिक इतिहास के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें जो इतिहास में रही, एक तो अलग अलग समय पर जो आदिवासी या जनजातीय विद्रोह रहे, और उसके साथ साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए, जिस संदर्भ में जो अलग अलग संगठनें भारत में बनी, उनसे संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे, ठीक है। और हर बार की तरह मेरे आपसे एक ही अनुरोध कि पेन और कॉपी लेकर बैठें, और प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है, जो भी अन्य तथ्य मैं आपके साथ साझा करूं, उसको आप पॉइंटर के रूप में लिखते जाएं। तो आइए आज के डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई? देखिए, ज्योतिबा फुले इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उनके स्थान रखने के पीछे का कारण यह है कि उन्होंने समाज में जो ब्राह्मण वर्ग था, और ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो ब्राह्मणवाद की स्थिति समाज में थी, यानी कि कथाकथित ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का शोषण, इसके विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किया था। क्लियर है? और इसी संदर्भ में ज्योतिबा फूले ने 1873 में 1873 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। क्लियर है? किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में, जिसका उद्देश्य वापस से वही था जो ब्राह्मणवाद था, ठीक है, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आवाज उठाना। क्लियर है? या फिर आप इसको ये कह सकते हैं, जो कथाकथित निचले वर्ग के लोग थे, है ना, नीची जातियां थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जिनका वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषण किया जाता था, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए क्या किया? कार्य किया। मतलब निम्न जाति के लोगों का, ठीक है, निम्न जाति के लोगों का क्या करना? जाति के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास। क्लियर है? शिक्षित करना। ये दो उद्देश्य थे, दो प्रमुख उद्देश्य थे किसके? सत्य शोधक समाज के। क्लियर है? तो कौन सी इसमें स्थिति हो गई ज्योतिबा फूले के द्वारा? सत्य शोधक समाज की स्थिति हो गई। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक चीज और दिमाग में रखना है कि ये जो ज्योतिबा फूले हैं, इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है, जिस पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी। क्लियर है? तो गुलामगिरी जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, और सत्यशोधक समाज की स्थिति मैंने आपको बता ही दी, 1873। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था? अभी आपको जस्ट बताया है कि सत्यशोधक समाज की स्थिति क्या थी, कि समाज में जो ब्राह्मणवाद था उसका क्या करना? विरोध करना। और जो निम्न निम्न जातियां थी कथाकथित रूप से, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए क्या करना? तो प्रयास करना। क्लियर है? तो यही दो उद्देश्य थे इनके, मतलब ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब यह, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुने। वो बात यह है कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म रहा है, उस हिंदू सनातन धर्म में एक लंबे समय से छुआछूत की परंपरा बनी रही है। ये आज भी कहीं ना कहीं समाज में भारत के बहुत सारे कोनों में सक्रिय है। भले ही यह पहले की तुलना में कम हुआ है थोड़ा, जब से आधुनिक शिक्षा और लोगों के जो मनोमस्तिष्क हैं, उनका एक तरीके से क्या हुआ है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। तब से स्थिति में थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में आई है। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब यह छुआछूत की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा व्यापक थी, और कुछ इस कदर व्यापक थी कि जो कथाकथित नीच जाति के लोग थे, उनको मंदिर तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जिस कारण इतिहास में खास करके दक्षिण भारत में अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए गए, चाहे वो आत्मसम्मान आंदोलन हो, या फिर मंदिर प्रवेश आंदोलन हो, या फिर ये आंदोलन जिसका नाम आपको दिया गया है अरविपुरम आंदोलन। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं था क्या? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था श्री नारायण गुरु। ठीक है जी। क्या नाम था उनका? श्री नारायण
गुरु। ये जो श्री नारायण गुरु थे, ये केरल के क्षेत्र में सक्रिय थे और इक्ष्वास समुदाय से क्या करते थे, ये बिलोंग करते थे। मतलब एक तरीके से इनकी स्थिति जातीय थी। एसटी जो वर्तमान में शेड्यूल ट्राइब है, तो उसके इक्ष्वास जाति से क्या करते थे, ये बिलोंग करते थे। अब अभी अभी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय तक तथाकथित नीचे जाति के लोग को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। तो इस अवरोध को तोड़ने के लिए इन्होंने अरवीपुरम में क्या किया, तो एक शिव मंदिर की स्थापना की। ठीक है, अरवीपुरम में क्या किया इन्होंने, पुरम में शिव शिव की मूर्ति की क्या की, एक तरीके से स्थापना की, मूर्ति की स्थापना। और इस मूर्ति की स्थापना के साथ ही इनकी कोशिश यह थी कि जो वहां के दलित वर्ग हैं, है ना, उन दलित वर्गों को मंदिर में प्रवेश करवाने की इजाजत दी जाए। और इनके इस अरवीपुरम में शिव की मूर्ति की स्थापना और वहां पर दलितों को उसके तरफ ले जाने की कोशिश, इस कोशिश ने दक्षिण भारत में एक और आंदोलन को जन्म दिया, जिस आंदोलन का नाम था मंदिर प्रवेश आंदोलन। क्लियर है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रयास ने, मतलब श्री नारायण गुरु के प्रयास ने दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक है जी, मंदिर प्रवेश आंदोलन को जन्म दिया। क्लियर है जी, चलिए। तो यही कौन थे आपके, यही थे श्री नारायण गुरु। बात यहीं पर नहीं रुकी। श्री नारायण गुरु को यह पता था कि दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश करवाना तो महज एक चुनौती है, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। तो उन इक्ष्वास समुदाय थी, उस इक्ष्वास समुदाय के संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एसएनडीपी। क्या नाम था, एसएनडीपी। क्लियर है। तो इक्ष्वास जनजाति के अन्य मांगों के लिए किसकी स्थापना, एसएनडीपी की स्थापना। क्लियर है, एसएनडीपी की क्या करना, स्थापना करना। एसएनडीपी का फुल फॉर्म ही है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। क्लियर है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट भी किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंडियन कंपनी एक्ट 1903 के तहत रजिस्टर्ड भी करवाया, पंजीकृत भी करवाया, ताकि जो इक्ष्वास समुदाय है उसके जितने भी एक तरीके से चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को क्या किया जाए, तो उसका अच्छे तरीके से निवारण किया। ठीक है जी, तो यही थे एसएनडीपी। और इनका एक प्रमुख कथन भी था, है ना, कि ईश्वर एक है। क्लियर है, और ईश्वर को बांटने की कोशिश जो है वो किसी भी प्रकार से नहीं की जानी चाहिए। क्लियर, तो यही थे श्री नारायण गुरु, है ना। और उनका अरवीपुरम आंदोलन, जिस अरवीपुरम आंदोलन ने दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की स्थिति भी बनाई और फिर आगे चलकर एसएनडीपी की स्थिति, यानी कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन की स्थिति। क्लियर है, इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या हो गया, श्री नारायण गुरु। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर। अभी अभी जस्ट बताया, एक ईश्वर की बात करने वाले व्यक्ति भी कौन है, श्री नारायण गुरु ही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और ये आंदोलन जो है, ये कुल मिलाकर आंदोलन था क्यों, तो अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व है, टैक्स है, कर है, उस कर की स्थिति बहुत अधिक बढ़ा दी गई थी। क्लियर है, तो बारदोली में इस कर को वापस लेने की मांग की जा रही थी, है ना। मतलब लोग ये चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अनमने तरीके से, एक तरीके से टैक्स बढ़ा दिया है, कर बढ़ा दिया है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ले। क्लियर है, जिसके लिए नेतृत्व किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया।
तो याद रखना है कारण क्या था, कारण था कर वापसी। क्लियर है। और यहीं पर एक चीज और याद रखना है, जब वो बारदोली गए तो बारदोली की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि दी। किसको दी? वल्लभ भाई पटेल को। किन्होंने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी। क्लियर है। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया गया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट? तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। क्लियर है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन उन गिने चुने भारतीय वायसरायों में से रहा जिसने भारतीयों के हित के लिए भी कदम उठाए हैं। चाहे वो इल्बर्ट बिल का विवाद हो, उसके समर्थन में भी रिपन था। और यहां पर फैक्ट्री एक्ट 1881 लाने में भी इसकी अहम भूमिका रही। इस अधिनियम के थ्रू कहा क्या गया? इस अधिनियम के थ्रू यह कहा गया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में कार्य नहीं करेंगे। मतलब पहला प्रावधान क्या था? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है। और जो 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे हुए, या कायदे से 7 से 12 साल के बच्चे, वो अगर फैक्ट्री में कार्य करते भी हैं तो वो एक दिन में 9 वर्ष से ज्यादा जो है वो 9 घंटे से ज्यादा जो है वो कार्य नहीं करेंगे। मतलब 7 से 12 वर्षीय बच्चों के लिए एक दिन में अधिकतम 9 घंटे कार्य का ही प्रावधान, 9 आवर्स। क्लियर है। तो यही दोनों प्रपोजल्स थे किसके अंतर्गत? फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। और किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है। चलिए आगे आइए। किस प्रदेश में ब्रिटिश के द्वारा बिरसा मुंडा का संचालन किया? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आज के क्लास में हम अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुए हैं उन जनजातीय विद्रोह की भी समीक्षा करेंगे, उनको भी जानने का कोशिश करेंगे। तो जब आप जनजातीय विद्रोह पढ़ते हैं ना, तो उस जनजातीय विद्रोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है। तो कायदे से बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान, है ना, इसका मतलब ही होता है ग्रेट रिवोल्ट। तो अगर कभी घुमाकर आपसे पूछ दिया जाए कि उलगुलान या ग्रेट रिवोल्ट किससे संबंधित है, तो भी आप जवाब देंगे बिरसा मुंडा के विद्रोह से। क्लियर है। तो बिरसा मुंडा जो वर्तमान में सिंहभूम की स्थिति है और झारखंड के छोटा नागपुर की स्थिति है, वहां पर सक्रिय रहे थे। क्लियर है। तो क्षेत्र क्या है इनका? सिंहभूम और छोटा नागपुर। और इन दोनों क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रकार की नकारात्मक गतिविधियां की गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इस क्षेत्र में जो नए सामाजिक और धार्मिक नियम हैं, उन नए सामाजिक और धार्मिक नियमों का क्या किया? पदार्पण किया। मतलब उसको लाने की कोशिश की। और आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जो आदिवासी समुदाय होती है वो अपने धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। तो वहां पे आप आसानी से नए कस्टम या नए रीति रिवाजों को थोप नहीं सकते। क्लियर है। और ये जो आदिवासी समुदाय था, इसने बाहरी लोगों को, मतलब जो आदिवासी समुदाय के इतर हैं, जो बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दीकू की संज्ञा भी दी थी। क्लियर है। तो हुआ क्या कि इस क्षेत्र में, जैसा मैं बता रहा हूं, कि नए धार्मिक व सामाजिक परिवर्तनों को लाया जाना। ठीक है।
इस परिवर्तन के खिलाफ भी जो मुंडा जनजाति थी और बुरसा मुंडा थे वो एक तरीके से क्या थे, तो नाराज थे। उसके बाद यहाँ पर जबरन मजदूरी की भी स्थिति क्लियर है, जबरन मजदूरी की भी स्थिति ठीक है। उसके बाद जो कर्ज की स्थिति थी यहाँ पर, है ना, कर्ज, उन कर्जों पर बहुत ज्यादा ब्याज भी लिया जा रहा था, तो कर्ज पर अधिक ब्याज, कर्ज पर क्या किया जाना, अधिक ब्याज लिया जाना। अब इन चीजों के मद्देनजर बिरसा मुंडा ने 1899 में विद्रोह की शुरुआत की। क्लियर है, विद्रोह को क्या किया, आरंभ किया। लेकिन बहुत ही जल्दी वो गिरफ्तार कर लिए गए और 1900 में 1900 में ऐसा अंग्रेजों का कहना है, हालांकि ये बहुत ही संशयपद बात है, सस्पिशियस है, संदेह है इस बात पर। बहरहाल 1900 में ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर जब इनको कैद कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो रांची जेल में जो है ये बंद रहे और वहां पर कोलरा से जो है ये इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। क्लियर है, तो यही थे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का क्या, उलगुलान, ग्रेट रिवोल्ट, इन चीजों के कारण किन क्षेत्र में, सिंहभूम और छोटा नागपुर। क्लियर है जी, तो छोटा नागपुर जो है वो इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। वाइकोम सत्याग्रह जो है वो कब चलाया गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश को लेकर बहुत लंबे समय तक आवाजें उठती रही, जिसमें सबसे पहले श्री नारायण गुरु ने आपका क्या कहते हैं अरविपुरम में क्या किया, तो शिव स्टैचू की स्थापना की, वहां पे दलितों को ले जाने की कोशिश की, जिस कोशिश ने दक्षिण भारत में किसको जन्म दिया, मंदिर प्रवेश आंदोलन को जन्म दिया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट को जन्म दिया। तो अब ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट किन चरणों में आया, उन चरणों को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से ये वैकोम जो सत्याग्रह है इसकी स्थिति क्या होगी तो शुरू की जाएगी। क्लियर है, तो क्या था कि सबसे पहले फरवरी 1924 में 1924 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केपी केशव। क्या नाम था, केपी केशव। केपी केशव ने, वैकोम एक जगह है बेसिकली केरल में, तो वहां पर क्या किया उन्होंने, वहां पर एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने की क्या की कोशिश की। क्लियर है, तो सबसे पहले घटना क्या है, फरवरी 1924 की कि वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत की गई। वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत का आरंभ किया गया। क्लियर है, और जो केपी केशव थे, केपी केशव ने, केपी केशव ने वैकोम में स्थित शिव मंदिर में, शिव मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने का प्रयास किया, दलितों को प्रवेश कराने का प्रयास किया। क्लियर है, लेकिन इनका यह प्रयास जो होता है वो विफल रह जाता है। ठीक है, प्रयास तो विफल रहता है, लेकिन दक्षिण भारत में इस मंदिर प्रवेश आंदोलन की एक तरीके से भूमिका बन जाती है और इसके बाद पुरजोर तरीके से यह आंदोलन शुरू हो जाता है, तो ये असफल रहते हैं। इनके असफल रहने के बावजूद इस आंदोलन की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि अलग अलग समय पर अलग अलग नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ईवी रामस्वामी नायकर का नाम सुना होगा। ईवी रामस्वामी नायकर इस आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है जी, आंदोलन से जुड़ते हैं। क्लियर है, और इसी कारण याद रखना है कि ईवी रामस्वामी नायकर जो हैं, जिनको प्यार से पेरियार भी कहा जाता है, ये भी कहीं पे लिख लीजिएगा, इनका उपनाम क्या है, पेरियार। क्लियर है, और आगे चल के बताऊंगा कि ये दक्षिण भारत में ही आत्मसम्मान आंदोलन के भी प्रवर्तक रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्लियर है, तो बहरहाल
ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, वो भी इस आंदोलन के साथ क्या करते हैं तो आकर जुड़ते हैं। और चूंकि वो वाइकोम सत्याग्रह के साथ जुड़े एक तरीके से, इसी कारण इनको वाइकोम वीर भी कहा जाता है। क्लियर है जी? क्या कहा जाता है? वाइकोम वीर की उपाधि भी इनको दी गई है। तो पेरियार भी इनकी उपाधि, वाइकोम वीर भी इनकी उपाधि। इसके साथ ही इस आंदोलन में अलग अलग समय पर अलग अलग महिलाएं भी सक्रिय होती हैं, जैसे मीनाक्षी अम्मा, नारायणी अम्मा। ये सारी प्रमुख महिला नेताएं हैं जो कि इस सत्याग्रह के साथ अपने आप को संबद्ध करती है। क्लियर है? तो मीनाक्षी अम्मा सारा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको दिमाग में रखना है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो है वो चल रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। अब उधर क्या होता है कि 1924 में तो इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये चीज आगे की तरफ बढ़ते चली जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो जो प्रमुख नेता होते हैं उनका जो रुझान होता है वो कुछ समय के लिए उस आंदोलन की तरफ हो जाता है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ हो जाता है। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जब समाप्त होता है 1931 में, तो उसके बाद ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन वापस से जोड़ पकड़ती है। और इस बार इस आंदोलन का नेतृत्व करता होता है के केलप्पम, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत। ठीक है? तो इसके आगामी नेतृत्वकर्ता के तौर पर कौन होते हैं? के केलप्पन। क्लियर है? तो के केलप्पम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इस वैकोम सत्याग्रह का क्या करते हैं तो एक तरीके से लीडरशिप करते हैं। जद्दोजहद चलते रहती है। जद्दोजहद क्या थी? तो मंदिर में प्रवेश करवाने की जद्दोजहद थी। और अंतोगत्वा 12 नवंबर 1936, कब? 12 नवंबर 1936 को, क्लियर है, टेंपल में एंट्री करने की इजाजत, मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत जो है वो दे दी जाती है। और इस प्रकार से वैकोम सत्याग्रह अपने समापन की तरफ पहुंच पाता है, अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ पहुंच पाता है। क्लियर है? तो यही क्या था? वैकोम सत्याग्रह। मंदिर प्रवेश से संबंधित सबसे पहले योगदान केपी केशव का। क्लियर है? केपी केशव के बाद फिर ई रामस्वामी नायकर का इसमें जुड़ना। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे चलकर के केलप्पन का जुड़ना, और बाद में 1936 में इसकी स्थिति एक तरीके से क्या की जानी तो मंदिर में प्रवेश कराने की स्थिति दे जानी। क्लियर है? तो वाइकोम नाम का जगह है कहां पर? केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1902-1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योग। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले श्री नारायण गुरु की बात बताई थी ना, है ना, जिन्होंने अरवीपुरम सत्याग्रह किया था और इच, इच्छवास जाति के संपूर्ण प्रगति के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? एसएनडीपी, श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम। क्लियर है? और इसको फिर क्या किया था? इंडियन कंपनी एक्ट 1903 के तहत रजिस्टर्ड भी करवाया था। तो किससे संबंधित है? ये श्री नारायण गुरु से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज। अच्छा, मैं आपको बताने की यह कोशिश कर रहा हूं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में भी भारतीय सिंधु सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आई, जिन कुरीतियों को आप देखते चले आ रहे हैं। कहीं पर दलितों को समाज में मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दिया जाना। तो भारत के अलग अलग क्षेत्र में इन डिप्रेस्ड क्लास का, शोषित वर्ग वर्ग का, एक तरीके से अगर आप देखें तो दलित वर्ग का अपना एक संघर्ष चला है। वो भारत के अलग अलग कोने में चला है। दक्षिण भारत में चला अलग, पश्चिम भारत में चला अलग, महाराष्ट्र में अलग चला, है ना। तो उसी के अंतर्गत एक सोसाइटी का नाम दिया गया है दलित वर्ग मिशन समाज, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे कौन? वी आर सिंधे। क्लियर है? कौन थे? वी आर सिंधे। पूरा नाम विठल रामजी सिंधे।
क्लियर है। तो इन्होंने ही दलित वर्ग मिशन समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। कहां पर दे दिया गया है 1906 में, बंबई में। क्लियर है। चलिए, नानु आसन किसे कहा जाता है? आसन का मतलब होता है टीचर, बेसिकली गुरु। ठीक है। और ये उन्हीं का उपनाम है जिनसे संबंधित एसएनडीपी नाम की संस्था है। क्लियर है। और विपुरम सत्याग्रह से जो संबंधित है, यानी कि कौन से व्यक्ति, श्री नारायण गुरु। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? कहां पर? सतारा, महाराष्ट्र में बहुजन समाज की स्थापना जो है वो किसने की? तो इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है मुकुंद राय पाटिल का। क्लियर है। और उद्देश्य वही था कि जो निम्न जाति के लोग थे, निम्न जाति के लोगों को क्या करना, एक तरीके से तो उनके ऊपर जो शोषण किया जा रहा है कथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, उसके विरोध में। ठीक है। तो उसके विरोध में ही बहुजन समाज की स्थापना की गई सतारा में, है ना, 1910 में। किसके द्वारा? मुकुंद राय पाटिल के द्वारा। क्लियर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? किसके? नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 31 अक्टूबर 1914 को, 31 अक्टूबर 1964 को नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्लियर है। किसके द्वारा? पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। क्लियर है। तो पद्मनाथ पिल्लई जो है वो इनके संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, नायर सर्विस सोसाइटी के। क्लियर है। चलिए अगला, ये अखिल भारतीय व्यापार संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या पूछ रहा है आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन था? जब मैं पिछली क्लास में आपके साथ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन डिस्कस कर रहा था, तो उस दौरान मैंने एक संगठन की चर्चा की थी जिसका नाम था सोशल सर्विस लीग। याद होगा अगर आपको, सोशल सर्विस लीग। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। क्लियर है। और जब इनकी बात चल रही थी तो उसी दौरान मैंने बताया था कि इस नारायण मल्हार जोशी जी ने ही 1920 में, 1920 में एक और संगठन की स्थापना की जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। क्लियर है। तो AITUC के संस्थापक कौन है? नारायण मल्हार जोशी, जो किससे संबंधित है? सोशल सर्विस लीग से। कब स्थापित हुआ था? 1920 में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? प्रथम अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रथम अध्यक्ष के तौर पर थे वो कौन थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। क्लियर है। तो डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। लाला लाजपत राय जो है वो इस क्वेश्चन के सही जवाब है। बाद बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। संस्थापित किसके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी, जो किससे संबंधित? सोशल सर्विस लीग से संबंधित। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। 1899 1900 में मुंडा क्रांति, उलगुलान अभी पढ़ा है ना, ग्रेट रिवोल्ट, है ना। छोटा नागपुर के क्षेत्र और सिंहभूम के क्षेत्र में लाए जाने वाले नव सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों के अंतर्गत, जबरन मजदूरी के अंतर्गत। क्लियर है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब ऑल इंडिया किसान सभा को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि लगभग 1927 के बाद से, 1927 के बाद से ही भारत के अलग अलग कोने में किसानों की मांग को लेकर संगठनें बनती रही और वे काम करती रही। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? भारत के अलग अलग कोने में किनकी मांगों को लेकर? किसानों की मांग को लेकर। तो इन किसानों की मांग को लेकर जब आप बिहार की स्थिति को देखेंगे तो उस दौरान आपको एक व्यक्ति का नाम पता चलेगा जिनका नाम था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने सर्वप्रथम
1927 में पटना के बिहटा में, कहा, बिहटा पटना में एक आश्रम की स्थापना की। क्लियर है। और इसकी स्थापना के पीछे का मुख्य कारण जो भूमिहार वर्ग है, उस भूमिहार वर्ग के उत्थान को लेकर था। क्लियर है। फिर आगे चलकर यानी कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी स्थिति बनी, है ना। तो 1929 में क्या योगदान रहा इनका? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। क्लियर है। मतलब बिहार प्रांतीय किसान सभा। क्लियर है। बट याद रखना है कि 1929 तक, अब तक किसानों की जो मांग है वो क्षेत्रीय स्तर पे चल रही है। जब इसको पूरे भारत के स्तर पर आवाज देने की बात हुई तो उसके मद्देनजर क्या किया गया, तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में पूरे भारत के स्तर पर भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। क्लियर है। कब? 11 अप्रैल 1936 में। कहां पर? लखनऊ में। ठीक है। और भारत के स्तर पर, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक तरीके से क्या किया जाना, तो किसानों की मांगों को आवाज देने के पीछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी बहुत अहम योगदान रहा, सीएसपी का। बहरहाल ये अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया और इनकी कमान उन्हीं को सौंपने के लिए कही गई जो कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे, यानी कि कौन? स्वामी सहजानंद। क्लियर है। कौन? स्वामी सहजानंद। क्लियर है। चलिए आगे आइए। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अब इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार के जनजातीय विद्रोह हुए। उन जनजातीय विद्रोह में एक विद्रोह आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की स्थिति जो थी वो सिद्धो और कान्हो। क्लियर है। किनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाम याद रखिएगा, सिद्धो और कान्हो। क्लियर है। स्थिति ये थी कि जो संथाल जनजाति थी ना, वो संथाल जनजाति पहले जो है वो 12 महल के क्षेत्र में प्रतिस्थापित हुई थी, वहां पर अपना स्थानीय कृषि कर रही थी। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने इस स्थानीय कृषि को प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि बदले में अंग्रेजों को एक तरीके से अस्थायी रकम मिल रहा था। लेकिन फिर वहां पर उस क्षेत्र में, 12 महल के क्षेत्र में, वहां पर पहले से मौजूद एक जनजाति थी जिसके साथ इनका टकराहट होता है। धीरे धीरे फिर ये देखा जाता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण जिन साहूकारों को प्राप्त है, वो साहूकार जब संथालों को ऋण दे रहे थे, लोन दे रहे थे, तो उस लोन पर अधिक ब्याज ले रहे थे। तो इनको यह एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं ये जितने भी हैं, चाहे वो साहूकार हो या अंग्रेज हो, ये हमारे साझा दुश्मन हैं। क्लियर है। और उसके बाद से ही वहां पर विद्रोह की स्थिति पनपती है, और इसको आगे चलकर हुल का नाम भी दिया जाता है ना। HUL, हुल, संपूर्ण आंदोलन के तौर पर। तो नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? सिद्धो और कान्हो। और जब ये सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में संथाल 1855 में मेजर बरो की हत्या कर देते हैं, उसके बाद जाकर यह संथाल विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष की तरफ पहुंचता है या अपनी पराकाष्ठा को हासिल कर। क्लियर है। तो यही था संथाल विद्रोह, सिद्धो और कान्हो की स्थिति, 12 महल के क्षेत्रों की स्थिति, पहले अस्थायी कृषि के लिए प्रोत्साहन, फिर वहां की एक जनजाति, पहाड़िया जनजाति को लेकर उनके साथ क्लैश, और बाद में फिर जो भी इनके साहूकार थे जिनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, उनके द्वारा इनको ज्यादा ब्याज पर लोन देना, जिस कारण फिर साझे दुश्मनी के तौर पर संयुक्त मोर्चा संभाला, हुल की स्थिति बनाई, संपूर्ण आंदोलन की स्थिति, और अंत में फिर मेजर बोरो की हत्या करके इसको क्या किया, तो एक नए स्टेज की तरफ ले गए और संथाल विद्रोह को क्या किया, तो आगे बढ़ाया। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात।
बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की अभी जस्ट बताया था, नारायण मल्हार जोशी 1920 और प्रथम अध्यक्ष के तौर पे कौन? लाला लाजपत राय। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? अब कायदे से यहां पर जो स्थिति है वो बिरसा मुंडा की अगर आप बात करें तो वो तो 1899 की स्थिति, तो आप इसको 1899 मान लीजिए। क्लियर है? तो उस हिसाब से जो बिरसा मुंडा के बारे में भी बताया मैंने आपको, है ना, 1899 में विद्रोह की शुरुआत, फिर 1900 में पकड़े गए और अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि कॉलरा के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है जी। चलिए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा इनमें से किसी भी क्षेत्र के पक्ष में नहीं थे, वो बस इस स्थिति में थे कि जो संपूर्ण छोटा नागपुर और सिंहभूम का क्षेत्र है, जिस सिंहभूम और छोटा नागपुर के क्षेत्र में किसी भी दिगुओं को यानी कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाए। क्लियर है? तो ये कोई एक सीमित क्षेत्र, चाहे वो झारखंड हो, उत्तरांचल हो, छत्तीसगढ़ हो, वो इसकी मांग में नहीं थे। वो सिंहभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र में दिकुओं के इंटरफेरेंस को लेकर, मतलब बाहरी तत्वों के इंटरफेरेंस को लेकर क्या कर रहे थे? तो मना कर रहे थे। क्लियर है? तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए आगे आइए। होह विद्रोह कब हुआ? है ना, अलग अलग प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह थे उनमें से एक विद्रोह जिसका नाम क्या है? हो विद्रोह। देखिए, हो विद्रोह बेसिकली एक तरीके से दो चरणों में हुआ है, एक 1820 से 27 और 31 से 37। 1820 से 27 और 1831 से 37। जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, उसका नेतृत्व कर रहे थे राजा परहात। ठीक है जी, राजा प्रहात जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे प्रथम चरण का। और बात फिर वही थी, मुद्दा क्या था कि जो छोटा नागपुर और सिंहभूम का क्षेत्र है, उस छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों के इंटरफेरेंस यानी कि अंग्रेजों के दखल अंदाजी के विरोध में। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये जो हो विद्रोह है वो बेसिकली छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध शुरू किया गया एक आदिवासी आंदोलन है ना, ट्राइबल रिवोल्ट है। क्लियर है? तो दो चरणों में हुआ 1820 से 27 के दौरान। तो यहां पर सबसे निकटतम ऑप्शन जो है वो यही है, 1820 से 21, और दूसरा चरण जो है वो 1831 से 37 के बीच में। क्लियर है? 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम, बोले तो छोटा नागपुर टिनेसी एक्ट के तहत क्या किया गया? तो सारा का सारा मुद्दा छोटा नागपुर के क्षेत्र में चल ही क्यों रहा था? क्योंकि आप जो जनजातीय भूमि थी, ट्राइबल लैंड जो था, वो ट्राइबल लैंड आप नॉन ट्राइबल लोगों को दे देते थे। मतलब जनजातीय भूमि को आप गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित कर रहे थे। इसी कारण तो विद्रोह चल रहा था। तो अंत में 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम लाया गया, जिससे ये बोला गया कि जो ट्राइबल लैंड है, यानी कि एक तरीके से क्या करना, तो जो जनजातीय जमीनें हैं, जमीनों का गैर जनजातीय समुदाय के जातीय समुदाय के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। क्लियर है? जिससे कुल मिलाकर बात क्या होती? जिससे कुल मिलाकर बात यह होती कि जिन आदिवासियों के पास अपनी जमीन को लेकर परंपरागत अधिकारें थी, उन परंपरागत अधिकारों का संरक्षण हो पाता। इज दैट वेरी क्लियर? तो यही किया गया किससे? एक तरीके से काश्तकारी अधिनियम पर, मतलब बेठ बेगारी पर एक तरीके से क्या किया गया? तो रोक लगा दिया गया। क्लियर है? और बेगारी का मुद्दा तो पहले भी तो मेन काम क्या किया गया है, देखिए समझिए इसको ऐसे, जब आप
ट्राइबल्स की जमीन नॉन ट्राइबल्स को देंगे, तो नॉन ट्राइबल्स यानी कि जो गैर जनजाति लोग हैं, वो जनजातियों से ही उनके जमीन पर क्या करवाते थे, जबरन मजदूरी करवाते थे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये जो कास्ट अधिनियम लाया गया था छोटा नागपुर का, इससे किया क्या गया कि जो जनजातीय जमीनें हैं उसको गैर जनजातीय लोगों के हस्तांतरण पे क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। जिसका दूसरा मतलब क्या है कि वे जनजाति लोग जो बेगारी किया करते थे अपनी ही जमीन पर, उस पर क्या लगा दिया गया, तो रोक लगा दिया गया। क्लियर है? तो आप उससे यहां तक उद्धृत कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो मेन मुद्दा क्या था बेसिकली, जो मैंने बताया था, आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासी लोगों के लोगों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध। क्लियर है? तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध। भैया किसका मानव बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, है ना, नर बलि भी जिसको आप कहते हैं। तो एक अंग्रेजी वायसराय हुआ जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने कोंड जनजाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा, कोंड जनजाति के द्वारा जो नरबली की परंपरा चलाई जा रही थी उसके खिलाफ एक तरीके से कार्य किया था या उसका विरोध किया था। जिस विरोध के विरुद्ध में, है ना, ये कोंड जनजाति ने एक तरीके से क्या किया, तो हार्डिंग के इस स्टेप का विरोध किया। क्लियर है? तो संबंधित व्यक्ति कौन हो गए, लॉर्ड हार्डिंग, और जनजाति कौन हो गई, तो कोंड। ठीक है जी, चलिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य कौन था? यहां पर भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात आएगी तो आपको दिमाग में एम एन रॉय लेकर चलना है। क्लियर है? और कुछ तथ्यों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह देनी है। एम एन रॉय एक साम्यवादी विचारधारक थे। ठीक है जी, साम्यवादी विचारधारा का मतलब एक तरीके से कम्युनिस्ट थिंकर थे ये। 1920 में एम एन रॉय आबनी मुखर्जी मुखर्जी साथ में मोहम्मद अली, इन सब ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाया था। ये भी याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहां पर बनाया था, ताशकंद में। क्लियर है? और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ये एम एन रॉय बतौर सदस्य भी बने, पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इसकी सदस्यता क्या की, धारण की। क्लियर है? और एम एन रॉय से संबंधित और भी दो चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है? इनकी तो क्या मैंने बताया आपको अभी, 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के तौर पर भी एम एन रॉय, है ना, कौन कौन, एम एन रॉय, आबनी मुखर्जी, क्लियर है, मोहम्मद अली। कहां पे स्थापित किया गया, ताशकंद में। और एम एन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्यता को धारण करने वाले पहले भारतीय भी बने। इसके बाद में क्या बता रहा था, इनकी दो पुस्तकें हैं, उसका नाम याद रखिएगा, इंडिया इन ट्रांजिशन, और दूसरा वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
क्लियर है? तो ये तमाम चीजें किससे संबंधित हैं? एम एन रॉय जी से संबंधित है। ये जो बाकी के व्यक्ति हैं, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, नलिनी सेन गुप्ता, ये सारे के सारे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। ठीक है, चलिए। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? आपको थोड़ी देर पहले मैंने अब बताया था कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, है ना। मंदिर मतलब एक निचली जनजा कथाकथित निचली जनजातियों को मंदिर में प्रवेश करने से क्या किया जा रहा था? एक तरीके से रोका जा रहा था, तो उसके विरुद्ध आवाज उठी थी। तो 1896 में ये जो स्थिति उठाई गई थी, वो नाडारों के द्वारा उठाई गई थी, जिसके कारण तिरुनेवली में क्या हुआ था? तो भयंकर दंगे हुए थे। ये दिमाग में आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? अब ये जो रामोसी कृषक जत्था है, वो बेसिकली स्थापित इसी कारण किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो फेमीन, फेमीन का मतलब एक तरीके से अकाल, अकाल के विरुद्ध जो कदम उठाए जाने चाहिए, या अकालों से निवारण करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उन कदमों को उठाने में ईस्ट इंडिया कंपनी विफल रही थी। क्लियर है? तो ये जो रामोसी कृषक जत्था है, वो किससे संबंधित है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अकाल विरोधी कदमों को उठाने की असफलता। क्लियर है? इससे संबंधित जो है ये बात थी, और इसी कारण जो है वो वासुदेव बलवंत परके ने रामोसी कृषक जत्था का क्या किया? एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट किया, और ये बात फिर आगे मतलब अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखने की कोशिश की। क्लियर है जी? चलिए आगे आइए। अवध का इक्का आंदोलन का उद्देश्य था। अब अवध का इक्का आंदोलन पहले था क्या, वो समझ जाइए। तो अवध का जो इक्का आंदोलन है, एक व्यक्ति है इतिहास में जिनका नाम है मदारी पासी। क्लियर है? इन्होंने ही अवध में एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम आपको दिया गया है एका आंदोलन। ठीक है? कब चलाया? 1921, मतलब 1921 के आखिर और 1922 के शुरुआत में, मतलब आप इसको 1921-22 ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिलाकर मांग इसमें थी क्या? मांग यह थी कुल मिलाकर कि जो ये एका आंदोलन है ना, वो मांग ये कर रहा था कि जो बटाई होता है, बटाई खेती से संबंधित चीज है, जिसमें आप ये जानते होंगे कि खेत किसी को कहा कहा जाता है कि आप इसमें अन्न उगाइए, और उस अन्न का एक हिस्सा जो है वो आप अपने पास रख लीजिए, यही बटाई है। तो एका आंदोलनकर्ताओं का, जिसके नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा किया जा रहा था, इनकी यह मांग थी कि जो बटाई है, बटाई को आप कैश यानी कि रुपए में तब्दील कर दीजिए। क्लियर है? तो मांग क्या थी? बटाई को मुद्रा में परिवर्तित करने की मांग। क्लियर है? तो जब आप बटाई को मुद्रा में परिवर्तित कर देंगे, तो कुल मिलाकर आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आप सरकार को जो आप लगान दे रहे हैं, उस लगान देने पर आप प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हुआ। ठीक है? तो ये जो स्थिति थी, वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सरकार को लगान देने को बंद करने के मद्देनजर था। दूसरी बात, अगर आप इसका समय देखें, तो ये भारत के असहयोग आंदोलन से संबंधित समय भी है। तो इसी कारण कभी कभी आपको घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि अवध का वो कौन सा आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन के समय में सक्रिय था। तब भी जवाब क्या होगा? एका आंदोलन।
ठीक है, तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे पाएंगे। मुद्दा वही था, बटाई को मुद्रा में परिवर्तित करने की मांग को लेकर। क्लियर है? कौन? मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में। चलिए आगे आइए। नाई धोबी नहीं, नाई धोबी। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। देखिए, जमींदार वर्ग है ना, जमींदार वर्ग बहुत लंबे समय तक भारत की आम जनता या खास करके जो निचले जाति के लोग थे उनका शोषण करता रहा है। इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं है। तो इतिहास में एक वाक्यात है, जिस वाक्यात को आप नाई धोबी बंद के तौर पे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो जमींदार वर्ग शोषण कर रहा था उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए नाइयों, नाई बार्बर, और धोबी यानी कि वॉशरमैन, इन दोनों ने संयुक्त तरीके से आवाज उठाई कि हम लोग जमींदारों को नाई से संबंधित और धोबी से संबंधित सेवा नहीं देंगे। मतलब एक तरीके से सेवा ना देकर उनका बहिष्कार करें। क्लियर है? और ये स्थिति हुई कहां पे? तो अवध के क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, तो अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में जमींदारों के विरुद्ध एक तरीके से क्या किया जाना, तो असहयोग की स्थिति लाई जानी कि हम आपको बार्बर का सर्विस, नाई का सर्विस और वॉशरमैन यानी कि धोबी का सर्विस जो है वो नहीं देंगे। क्लियर है? यही क्या था? नाई धोबी बंद। ठीक है जी, तो प्रतापगढ़ से क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? अब इस क्वेश्चन में जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह आपसे पूछा जा रहा है ना, वो बेसिकली 1820 से संबंधित छोटा नागपुर विद्रोह की यहां पर बात की जा रही है, 1820। क्लियर है? वही अंग्रेजी एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व से संबंधित स्थितियों को लाने के विरुद्ध। ठीक है जी, छोटा नागपुर। गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बार डिस्कस हो रखा है आपके साथ, है ना। कौन सी व्यवस्था थी? तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब क्या था? 3/20 में जमीन के 3/20 में भाग पर किसकी खेती करना? नील की खेती करना। और इस नील की खेती करने से पहले जो ब्रिटिश प्लांटर्स हुआ करते थे, यानी कि जो ठेका पर खेती करवाया करते थे, वो किसानों के साथ एक पट्टा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में किसानों को एक निश्चित रकम मिला करती थी। लेकिन ये निश्चित रकम कम हुआ करती थी। और दूसरी बात क्या, कि एक बार अगर आप नील की खेती जमीन पे कर लें तो आप किसी अन्य प्रकार के चीज को नहीं उगा सकते हैं। फिर भी ये किसान बेचारे खेती कर रहे थे। दिक्कत कब हुई? दिक्कत ये हुई जब जर्मनी में आर्टिफिशियल रंगों की शुरुआत हुई। तो जब आर्टिफिशियल रंगों की शुरुआत हुई तो नील जिससे रंग बनता है उसकी मांग की कमी हुई। जब मांग की कमी हुई, ये प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे, प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे तो इनको पैसा नहीं मिल रहा था, है ना। और ये जब अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे थे कि आप हमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट से रिहा कीजिए, तो उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा मांग रहा था, जिसके विरुद्ध में राजकुमार शुक्ल जी ने, किसने? राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को, ठीक है जी, गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। तो गांधी जी चंपारण गए, है ना। जब ये गए तो इनके साथ अन्य भी नेता मौजूद थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, है ना, इन सब प्रकार के नेता मौजूद थे। वहां पे गए और वहां पे जाके एक तरीके से इस सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की। मजबूरन अंग्रेजों को एक जांच समिति बनानी पड़ी, जिसको कहा जाता है चंपारण जांच समिति। ठीक है जी, किसके नेतृत्व में? FG स्लाय के नेतृत्व में। और जब ये इंक्वायरी पूरा हुआ तब जाकर अंतोगत्वा चंपारण खेती अधिनियम या चंपारण कृषि अधिनियम
चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया। क्लियर है, डब्ल्यू माउडे के नेतृत्व में। और इस अधिनियम के माध्यम से ये जो समस्या चली आ रही थी इसका क्या किया गया, निवारण किया। ठीक है जी। कौन सी व्यवस्था थी, तीन कठिया। उलगुलान महाविद्रोह सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, किससे संबंधित है, बिरसा मुंडा, 1899। क्लियर। चलिए आगे आइए। खैरवार आदिवासी आंदोलन। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से क्या है तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो खैरवार आंदोलन था, है ना, ये खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। इतिहास में एक शख्सियत हुई जिनका नाम था भागीरथी मांझी। क्या नाम था, भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी ने नवंबर 1874 में इस खैरवार आदिवासी विद्रोह की क्या की तो शुरुआत की। क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार लाना। ठीक है, क्या करना, सामाजिक सुधार लाना। सामाजिक सुधार लाना। और एक चीज और आपको याद रखना है कि इस आंदोलन को, खैरवार आदिवासी आंदोलन को सपहाहार आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है जी, सपहाहार आंदोलन। ठीक है, तो सपहाहार आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है जी। तो कब शुरू किया गया था, 1874। किसके द्वारा, भागीरथी मांझी के द्वारा। क्या उद्देश्य था, सामाजिक सुधार लाना। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। मोपला आंदोलन 1921 में कब हुआ। मोपला बेसिकली क्या थे, तो दक्षिण भारत में जो मालाबार का क्षेत्र है ना, मालाबार का क्षेत्र है ना, वहां पर ये मोपला क्या थे, तो उस क्षेत्र में ये मुस्लिम किसान के रूप में थे, कृषक के रूप में। और वहां की ऊंची जातियों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जिस एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध में मोपला रिवोल्ट की शुरुआत हुई 1921 में। तो मोपला थे कौन, मुस्लिम कृषक, किस क्षेत्र के, मालाबार केरल के क्षेत्र। तो कहां हुआ होगा आंदोलन, मालाबार में। ठीक है जी। गुलामगिरी के लेखक कौन है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ज्योतिबा फूले की बात हुई थी, सत्यशोधक समाज की बात हुई थी, ब्राह्मणवाद की बात हुई थी, नीची जाति के उत्थान की बात हुई थी, तो ज्योतिबा फूले इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पागलपंथी बेसिकली था क्या, वो समझिए। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संगठन था। ठीक है, कहां का, बंगाल का। और इस अर्ध धार्मिक संगठन में दो जनजातियों के लोग जो हैं वो मिले हुए, एक हाजोंग जनजाति और दूसरा गारो जनजाति। हाजोंग जनजाति, यार पागलपंथी कौन थे, अर्ध धार्मिक संगठन, कहां के, बंगाल के। इसमें दो जनजातियां थी, हाजोंग जनजाति और साथ में गारो जनजाति। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ये अर्ध धार्मिक संगठन के रूप में आया था बंगाल में। ठीक है। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने इतिहास में, इसी संगठन ने इतिहास में क्या किया, तो पागलपंथी विद्रोह चलाया, जिसका नेतृत्व करता थे करमशाह। तो नेतृत्व किसने किया, करमशाह ने किया।
ठीक है। और करम शाह के देहांत के बाद इनके पुत्र टीपू ने किया। टीपू सुल्तान वाला टीपू नहीं, दूसरा टीपू है, ये करम शाह का बेटा है टीपू। क्लियर है। तो यही क्या था, पागलपंथी विद्रोह बंगाल का। ठीक है, किसका किसका, हजंग जनजाति और गारो जनजाति का क्या, एक अर्ध धार्मिक संगठन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। कौन सी घटना जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई, एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए, आप अपने आप पहुंच जाइएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। जैसे ये कोल विद्रोह है या कोलिया विद्रोह, तो कोल बेसिकली थे क्या, ये कोल जो है ना, वो मध्यकाल में, मतलब मेडाइवल पीरियड में किलों में काम करने वाले जो हैं वो सिपाही थे। ठीक है। तो मध्यकालीन दुर्ग के सिपाही। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो अंग्रेजी हुकूमत ने इनको बेरोजगार कर दिया, और उसी बेरोजगारी के कारण जो है इन्होंने 1824 में क्या किया, तो रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, 1824 में। और इनका संबंध जो है वो पश्चिमी घाट और कच्छ के क्षेत्र में रहा। क्लियर है, कच्छ यानी कि गुजरात। क्लियर है। दूसरा है क्या, दूसरा है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह इतिहास में दो बार हुआ है, एक 1879 में विशाखापत्तनम में। अब जब 1879 में विशाखापत्तनम में पहली बार यह विद्रोह हुआ तो इशू क्या था, इशू यह था कि अंग्रेजी हुकूमत इन परंपरागत लोगों को ताड़ी, जो मादक पदार्थ होता है, वो बनाने से रोक रही थी, जिसके विरुद्ध में इन्होंने 1879 में क्या किया, विरोध किया। क्लियर है। और दूसरी बार विद्रोह किया 1922 से 24 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रंपा, इसको कहते हैं सेकंड रंपा। क्लियर है। और ये उस समय आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी गोदावरी क्षेत्र है वहां पे किया गया था। क्लियर है, नॉर्थ गोदावरी में। और इस सेकेंड रंपा रिवॉल्यूशन के या सेकेंड रंपा रिवोल्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हुए अल्लूरी सीताराम राजू। क्लियर है। तो ये सेकंड रंपा रिवोल्ट की स्थिति है। इस बार मुद्दा क्या था, इस बार मुद्दा यह था कि इन जनजातियों का शोषण तो किया ही जा रहा था, साथ में इनको झूम कृषि करने से रोका जा रहा था। झूम कृषि का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर कृषि करना। क्लियर है जी। तो ये स्थिति किसकी थी, रंपा विद्रोह की स्थिति थी। कोलिया विद्रोह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। संथाल विद्रोह की क्या स्थिति थी, बता चुका हूं सिद्धो कान्हो। कहां पर, छोटा नागपुर का क्षेत्र याद होगा आपको, बारामहल का क्षेत्र, है ना, जहां पर इनकी पहाड़िया जनजाति के साथ पहले संघर्ष, है ना, और फिर बाद में इनको ज्यादा ब्याज पर क्या दिया जाना, तो लोन दिया जाना। तो ये हो गया भैया आपका कच्छ के क्षेत्र की स्थिति। ये हो गया आपको रंपा विशाखापत्तनम और नॉर्थ गोदावरी आंध्र प्रदेश की स्थिति। ये हो गया झारखंड की स्थिति। पूछ रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से संबंधित कौन सा होगा, भिल विद्रोह। क्लियर है, 1817 से लेकर 19 के बीच में। क्लियर है। चलिए, नील आंदोलन या इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था उसका जम के समर्थन करने वाला एक पत्रिका था, जिस पत्रिका का नाम आपको दे दिया गया है। उस पत्रिका का नाम है हिंदू पेट्रियोट। हिंदू पेट्रियोट के संपादक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो संपादक का नाम क्या था, हरीशचंद्र मुखर्जी था। क्लियर है। संपादक कौन थे इसके, हरीशचंद्र मुखर्जी थे। और यहां पर एक नाम और आपको देखने को मिल रहा है, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, नील दर्पण। ये तो आमतौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। बहरहाल हिंदू पेट्रियट पूछा था तो उत्तर क्या होगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्लियर।
बहुत बढ़िया। अब किनके द्वारा कौन सी चीजें चलाई गई उसको जरा सा आप मिला लीजिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सहजानंद सरस्वती जी का नाम आ रहा है। सहजानंद सरस्वती जी का नाम जहां कहीं भी आएगा तो क्या याद रखना है? बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, तो बिहार के साथ मिल गए ये, यानी कि एक का फोर तो ऑप्शन में बस यही है। वैसे आगे बढ़िए। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से संबंधित थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना, वहां पर क्या इन्होंने चलाया था? खुदाई खिदमतगर आंदोलन। खुदाई खिदमतगर, या इसी को क्या कहा जाता है? लाल शर्ट, रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट आंदोलन। क्लियर है? ए का 4 हो गया, बी का क्या हो गया? 3। यही हुआ ना? हाँ। स्वामी रामानंद, हैदराबाद। क्लियर है? और अब्दुल हामिद खान, यानी कि दक्षिणी असम, मतलब बी ही जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है। कानपुर से प्रकाशित किस समाज पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में क्या किया? प्रकाशित किया। किस आंदोलन को? बिजौलिया। ठीक है। तो बिजौलिया आंदोलन को सबसे पहली बात जिस जिस एक न्यूज़पेपर ने लोगों का ध्यान इसके तरफ केंद्रित किया, उसका नाम क्या था? प्रताप। ठीक है। अब ये बिजौलिया आंदोलन क्या है? ये 1897 से लेकर 1897 से लेकर 1941 तक की, मतलब बहुत लंबा आंदोलन चला मेवाड़ के क्षेत्र में। क्लियर है जी? मेवाड़ बोले तो राजस्थान के क्षेत्र में यह आंदोलन था। क्लियर है? मुद्दा क्या था? अत्यधिक भू राजस्व अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा था। उस अत्यधिक भू राजस्व की प्राप्ति के विरुद्ध जो है वो ये बिजौलिया आंदोलन चलाया गया था, जिसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले जो व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक ने, उन्होंने अपने प्रताप न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या किया? तो लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। क्लियर है? चलिए। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है जी। थोड़ी देर पहले जब हम वाइकोम सत्याग्रह को पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत तो केपी केशव ने की थी, है ना। वैकोम में शिव मूर्ति को स्थापित करके लोगों को वहां पर ले जाने की कोशिश की, और उसके कुछ समय के बाद ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहते हैं, वो वैकोम सत्याग्रह के साथ संबद्ध हुए। और वहीं मैंने आपको बताया था कि यही ईवी रामस्वामी नायकर हैं जिन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन भी चलवाया था। ठीक है। ईवी रामस्वामी नायकर जो हैं, या दूसरा नाम इनका पेरियार। ठीक है। यही किससे जुड़े हुए हैं? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से। क्लियर है? जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन? अब जस्टिस पार्टी क्या है? जस्टिस पार्टी दक्षिण भारत की वो पार्टी है जो आमतौर पे समाज में ब्राह्मणवाद चला आ रहा था, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक पार्टी के रूप में हुई। ठीक है जी। तो इस जस्टिस पार्टी का जो पुराना नाम था वो था साउथ इंडिया लिबरेशन पार्टी। क्या नाम था? साउथ इंडिया लिबरेशन पार्टी। और यही 1917 में 1917 में जस्टिस पार्टी के तौर पर आ गई। ठीक है। किसके विरुद्ध? तो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध। और याद रखना है, चूंकि कांग्रेस में लंबे समय तक ऊंची जाति के लोग थे, इसी कारण जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का भी विरोध किया है, क्योंकि कुल मिलाकर इसे ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। अच्छा, इसकी जो स्थिति रही वो शुरू शुरू में सी एन मुदालियर, टी एम नायर, है ना, पी त्यागराजन चेटी,
इन तीनों के द्वारा सक्रिय भूमिका इसमें निभाई गई। और 1938 में 1938 में जो नायकर थे ना, ईवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार, तो नायकर इसके सदस्य बनते हैं। क्लियर है? तो ऊपर के तीनों व्यक्ति इससे संबंधित हैं। कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो ज्योतिबा फूले, इनका संबंध सत्य शोधक समाज से रहा है। क्लियर है? तो ज्योतिबा फूले जो हैं होंगे वो इसके सही जवाब होंगे। ठीक है जी, चलिए। द्रविड़ करगम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें जरा। द्रविड़ करगम या द्रविड़ मुन्नेत्र करगम डीएमके के संस्थापक कौन थे? तो डीएमए के संस्थापक थे सीएन अन्नादुरई। कौन थे? सीएन अन्नादुरई। बाकी जो दिया गया है नीचे, सीएन मुदालियर और टीएम नायर, अभी अभी बताया ये सब किसके संस्थापक थे? तो जस्टिस पार्टी के, 1917, जिसका पुराना नाम क्या था? साउथ इंडिया लिबरेशन पार्टी। सूची एक को जरा सूची दो से मिलाइए। मतलब ये अलग अलग लोगों के द्वारा जो अलग अलग संगठन चलाए गए थे उससे संबंधित बात की जा रही है। क्लियर है? चलिए। आइए। दलित वर्ग मिशन समाज 1906। दलित वर्ग मिशन समाज 1906, ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ है ना, बंबई में, जब इसकी संस्थापक की बात की जा रही थी। संबंध किससे है? बी आर सिंधे से। ठीक है। बहुजन समाज 1902, बहुजन समाज की भी बात थोड़ी देर पहले बात हुई होगी। मुकुंद राव पाटिल, याद होगा आपको, इसी श्रृंखला में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 या बहिष्कृत हितकारी सभा, ये बी आर अम्बेडकर। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, ये तो महात्मा गांधी हैं। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। क्लियर है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात की थी ना 1920 में, ताशकंद में स्थापना हुई थी। कौन कौन से व्यक्ति थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक में? एम एन रॉय थे, आबनी मुखर्जी थी, याद होगा आपको, मोहम्मद अली थे। क्लियर है? तो ये सब किससे संबंधित हैं? एम एन रॉय से संबंधित। क्लियर है? किससे संबंधित हैं? एम एन रॉय से संबंधित, बता रखा हूं। निम्न में से कौन फरवरी 1913 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी बिल्कुल थे, गौरी शंकर मिश्र ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्लियर है? तो जवाहरलाल नेहरू 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे। ठीक है जी, चलिए। अब ये युग्म बना के दिया है, उस युग्म में आपको देखना है कि कौन किसके साथ सही मिला हुआ है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, जहां पे पहली बार भूख स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था। यहां पर गए तो थे गांधी जी, पर गांधी जी के सहयोग में मोरारजी देसाई नहीं थे भैया, अनसुईया बेन थी। अनसुईया बेन। क्लियर है? चंपारण सत्याग्रह डिस्कस हुआ ही था, उसमें बताया था मैंने, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, ठीक है, इन सब प्रकार के लोग। और खेरा सत्याग्रह में जो 1918 में ही हुआ था, गए सब जगह महात्मा गांधी ही हैं, और यहां पर सहयोग देने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सहयोगियों की अगर आप स्थिति देखें तो 1 और 3 में स्थिति
महात्मा गांधी तो सब जगह थे, पर चूंकि दो इसी कारण गलत हो गया कि वहां मोरारजी देसाई नहीं, वहां अनसुईया बैन थी। ठीक है जी, चलिए। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? है ना? मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो जो बीच वाली पहाड़ी की जनजाति है ना, खासी जनजाति, उनके साथ सबसे पहले ये संपर्क में आए। ठीक है, और कब की बात कह रहा है? 1765। मतलब कायदे से देखा जाए तो बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद की स्थिति की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में वो आए, वो खासी जनजाति थी, मेघालय की। ठीक है जी, चलिए। 1930 के दशक में आरंभ भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। 1930 के दशक में कारण क्या है? श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ या प्रतिक्रियावादी समझते थे। बिल्कुल सही है, ये हमने अपने क्लास में डिस्कस भी किया है। जो लेबर का मुद्दा था ना, उस लेबर के मुद्दे के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्यादा तवज्जो नहीं थी, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक लेबर के मुद्दे के ऊपर तवज्जो देना मुनासिब भी नहीं समझा, सही भी नहीं समझा। लेबर की बात तब आई जब आगे चलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन सब प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत जब साम्यवाद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा भारत से आकर जुड़ी, तब जाकर इनकी मांगों को अखिल भारतीय पटल पर रखा जाने लगा। क्लियर है? ये बात बिल्कुल सही है कि 1900 दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, और कारण यह था कि जो श्रमिक नेता थे, वो श्रमिक नेता कांग्रेस को प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी समझते थे। क्लियर है? मतलब ए और आर दोनों सही हैं बिल्कुल, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, में कोई दो राय की बात नहीं है। क्लियर है? निम्नलिखित विद्रोहों पे जरा सा गौर कीजिए और बताइए कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट। जब जब इंडिगो रिवोल्ट का बाद आएगा तो आपको दीनबंधु मित्र की बात याद आ जानी चाहिए, और उनकी पुस्तक का नाम याद आ जाना चाहिए, क्या? नील दर्पण। ठीक है, 1859 से 60। कहां पर? बंगाल में। ठीक है। संथाल विद्रोह, सिद्धो और कान्हू की बात कितनी बार की गई है? 1855-56। ठीक है जी। दक्कन के दंगे, दक्कन राइट्स, 1875, 1875। और सिपाही विद्रोह 1857 की बात कर रहा है, 1857 की बात कर रहा है। सबसे पहले कौन आया? टू, यानी कि 55। उसके बाद कौन आया? फोर, यानी कि 57। फिर कौन आया? 2413। हाँ, क्लियर है? 2413 जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए। मोपला विद्रोह भी बताया था थोड़ी देर पहले। मोपला थे कौन भैया? तो किसान कृषक थे, मालाबार क्षेत्र के, है ना, केरल। एका हो गया वन। एका विद्रोह अवध के साथ बताया था, बटाई को कैश में तब्दील करना, मदारी पाशी। क्लियर? यानी कि सी का हो गया, ए का हो गया क्या? मोपला का हो गया वन। ए का यानी कि सी का हो गया फोर। ए का वन, सी का फोर। ए का वन, सी का थ्री, ए का वन, हाँ, यही है। आगे भी मिला लीजिए, आपको मिलाना है तो। बिरसा मुंडा कहां पर? मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर का क्षेत्र, यानी कि अभी के झारखंड, और उस समय के कौन से क्षेत्र में? बिहार के क्षेत्र में। ठीक है जी। और पावना विद्रोह बंगाल में, यानी कि बी का हो गया था। क्लियर है जी? अगर आपने ध्यान से क्लास को सुना होगा तो इन सब मिलान में, आप इस क्वेश्चन के मिलान में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है।
क्लियर है? चलिए, तो ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के 50 प्रश्न, जो कहीं न कहीं आपके धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों से संबंधित तो थे ही, साथ में जो अलग-अलग प्रकार के जनजातीय विद्रोह हुए, उनसे भी संबंधित प्रश्न की हमने यहाँ पर समीक्षा की, जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही तरीके से बताने में सक्षम रह पाया हूँगा, ठीक है? तो पॉइंटर्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।